हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टेक्निकली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो फ्रेंड, ये मेरा वीडियो है जिसके अंदर हम सीखेंगे हाउ वी कैन इंटीग्रेट JFrog विद जेनकिंस। सो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन ऑलरेडी रिलीज़ किया हुआ है, बट जो लोग कंफर्टेबल नहीं हैं और जिनको हिंदी वर्जन की रिक्वायरमेंट है तो ये मेरा वीडियो हिंदी वर्जन में है। तो इस वर्जन के अंदर हम देखेंगे हम जेनकिंस को JFrog से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे आर्टिफैक्ट्स को JFrog पे अपलोड कर सकते हैं। इसे प्रीवियस वीडियो में मैंने नेक्सस पे सेम वर्क करके दिखाया था। तो उसी तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारी कंपनीज में JFrog भी यूज़ किया जाता है एज एन आर्टिफैक्ट्री। सो हम उस पर भी आर्टिफैक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम JFrog पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे JFrog होता क्या है। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था कि बिल्ड टूल क्या होते हैं, मैं दोबारा उसको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं उनके लिए दे आर यूज टू कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। बट जो लोग नए हैं उनके लिए मैं इन चीज़ों को दोबारा दोबारा डालता रहता हूँ। अदरवाइज़ कमेंट्स में क्वेरी आती है कि ये कैसे यूज़ किया, या फिर ये क्या होता है, मैवन को क्यों यूज़ किया, मैवन क्या होता है। तो उन क्वेरीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं इन चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ, जिससे कि सारा का सारा चीज़ें वीडियो से कवर हो जाएं और कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जिससे ये लगे कि ये टॉपिक इसमें नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसीलिए हम बिल्ड टूल को भी आज पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि मैवन एज अ बिल्ड टूल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि JFrog रिपोजिटरी मैनेजर की ज़रूरत क्यों होती है। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपनी जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन, और हम आर्टिफैक्ट्स को अपलोड करेंगे एंड डाउनलोड करेंगे JFrog आर्टिफैक्ट्री से। ओके, तो अभी देखते हैं कि बिल्ड टूल्स होते क्या है। तो बिल्ड टूल्स को हम उन प्रोग्राम्स को बिल्ड टूल्स बेसिकली हम बोलते हैं जो ऑटोमेट करते हैं प्रोसेस को एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके सोर्स कोड को। तो सोर्स कोड को हम डायरेक्टली सर्वर्स पे डिप्लॉय नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक ऐसे टूल की ज़रूरत होती है जो आपके सोर्स कोड को एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे और वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म डायरेक्टली सर्वर पे डिप्लॉय कर दी जा सके। तो सोर्स कोड जो होता है वो डेवलपर्स लिखते हैं, और ये सोर्स कोड आपका किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, जावा, .NET, C#। सो कोई भी लैंग्वेज में आपको सोर्स कोड रिटर्न हो सकता है। उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें अपना बिल्ड टूल सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा बिल्ड टूल उसे अंडरस्टैंड करके एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। तो इस बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक कंपाइलिंग, लिंकिंग, पैकेजिंग इनटू द कोड इनटू एन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। सो सबसे पहले कंपाइलेशन होता है उस कोड का, देन टेस्टिंग होती है उस कोड पे, एंड देन उसके बाद पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग ही वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म होती है जिसको हम सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, और वो एज अ एप्लीकेशन हमारी सर्वर पे एक्सेस की जा सकती है। तो मल्टीपल बिल्ड टूल अवेलेबल है मार्केट में, जैसे अपाचे एंट होता है, अपाचे मैवन होता है, सिमिलरली ग्लेडल होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। सो ये आपको चॉइस करना होता है कि आप कौन सी लैंग्वेज का कोड यूज़ कर रहे हैं एंड आपको कौन सा बिल्ड टूल यूज़ करना है। तो आज के एग्जांपल में हम अपाचे मैवन को यूज़ करेंगे, और कोड जो हमारा रिटर्न है, सोर्स कोड, वो हमारा जावा में रिटर्न। सो अभी देखते हैं मैवन क्या होता है। तो मैवन भी एक तरह का बिल्ड टूल ही होता है जो पॉम बेस्ड होता है। पॉम हमारा प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, और इसको मेनली हम जावा बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए ही यूज़ करते हैं। डेवलपर हमें सोर्स कोड प्रोवाइड करते हैं, उसी के साथ टेस्ट केसेस भी होते हैं, और उसी के साथ एक फ़ाइल होती है pom.xml। तो सब कुछ उस pom.xml फाइल के अंदर ही लिखा होता है कि कौन सा टूल किस स्टेज को अचीव करने के लिए यूज़ किया जाएगा। और मैवन बेसिकली करता क्या है, वो इस pom.xml को ही रीड करता है, और मैवन उस pom.xml को ही वैलिडेट करता है कि क्या डिपेंडेंसीज हमारी जो हैं वो लोकल अवेलेबल हैं या नहीं। अगर हमें कोई भी स्टेप परफॉर्म करना है, जैसे सपोज करते हैं हमें कंपाइलेशन करना है कोड का, तो मैवन सबसे पहले ये देखेगा कि कंपाइलेशन रिलेटेड कौन सा प्लगइन है जो मुझे डाउनलोड करना है, अगर वो लोकली अवेलेबल नहीं है मशीन पे। तो फर्स्ट टाइम वो डाउनलोड करता है उसे इंटरनेट से, एंड देन उसके बाद लोकली सर्व करता रहेगा अगली फर्दर रिक्वेस्ट के लिए। इसीलिए जैसी टेस्टिंग फेस करेंगे, उस फेस में भी आपको कौन सा प्लगइन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको वो डिपेंडेंसीज डाउनलोड करता है और फिर लोकली प्रेजेंट कर देता है। तो अभी हम देखेंगे कि pom.xml फाइल होती कहाँ पे है, और pom.xml फाइल के अंदर ऐसा क्या क्या डिफाइन होता है जिससे मैवन को रीड करने में आसान होता है कि उसे कौन सी डिपेंडेंसीज डाउनलोड करनी है इंटरनेट से। सब कुछ आपका pom.xml फाइल पे ही डिपेंड करता है, और pom.xml फाइल के अंदर ही सब कुछ डिफाइन होता है प्लगइन्स एंड डिपेंडेंसीज रिलेटेड। अभी देखते हैं कि सॉफ्टवेयर बिल्ड प्रोसेस क्या होता है। तो मल्टीपल फेसेस होती है हमारे सॉफ्टवेयर बिल्ड प्रोसेस के अंदर, डिफरेंट टूल्स को हम यूज़ करते हैं हर फेस में, एंड कौन सा टूल किस फेस में यूज़ किया जाएगा वो सब pom.xml में डिफाइन होता है। तो उसके अंदर हमारा ये होता है कि हम किस सपोज करो हमें कोई सैम्पल एप्लीकेशन क्रिएट करनी है,
तो उस सैम्पल एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमें मल्टीपल फेसेस से पहले अपने सोर्स कोड को पास करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसको कंपाइलेशन करना पड़ता है, देन उस कोड को रिव्यू करना पड़ता है, टेस्ट केसेस होते हैं, टेस्ट केसेस उस आपके जो सोर्स कोड होता है उस पर परफॉर्म किए जाते हैं कि क्या वो टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। उसके बाद हम कोड कवरेज देखते हैं कि हमारा जो कोड रिटर्न है वो कितनी लाइंस का कोड रिटर्न है, उसमें कितनी एक्स्ट्रा लाइंस हैं और क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो कितना जो है कोड कवरेज पास होना चाहिए। देन उसकी पैकेजिंग करते हैं। सो कंपाइलेशन के लिए आप बेसिकली कोई भी आपके pom.xml के अंदर टूल हो सकता है, बट हमारे के अंदर मेनली डिक्लेरेशन जीसीसी का दिया गया है एंड कोड रिव्यू के अंदर हमारा पीएमडी दिया गया है। आजकल जो कोड रिव्यू में मेनली यूज़ किया जा रहा है वो सोनार क्यूब यूज़ किया जा रहा है, बट हमारा एग्जाम्पल काफ़ी ओल्ड है तो उसके अंदर एक पीएमडी टूल को हम यूज़ कर रहे हैं जो प्रोग्रामिंग मिस्टेक डिटेक्टर होता है। टेस्ट केसेस हमारे जे यूनिट में रिटर्न है। टेस्ट केसेस रिपोर्ट के लिए श्योरफायर प्लगइन को यूज़ करते हैं। कोड कवरेज बेसिकली हम देखेंगे जब हम सोनार क्यूब को देखेंगे कि कोड कवरेज पीस हमारा होता क्या है। सो कई बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें 80 टू 85% कोड कवरेज चाहिए। सो उसका बेसिकली मतलब ये होता है, सपोज इफ आपकी 100 लाइंस का कोड रिटर्न है, देन 80 टू 85 लाइंस जो होती हैं वही रेलिवेंट होती हैं और रेस्ट आपकी जो हैं वो एक्स्ट्रा लाइंस हो सकती हैं। सो उसी को हम बोलते हैं कि कवरेज कोड कवरेज जो है वो 80% और 85% के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। यानी उसके अंदर ये देखते हैं कहीं कोड बहुत अननेसेसरी बहुत लॉन्ग तो नहीं लिखा गया है। सो कुछ उस टाइप की चीज़ें कोड कवरेज के अंदर कवर होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कोड जो डेवलपर प्रोवाइड करते हैं उसमें होता क्या है। उसमें बेसिकली 2 फ़ोल्डर होते हैं और वी कैन से एक फ़ोल्डर होता है, एक फ़ाइल होती है। एक सोर्स फ़ोल्डर हमारा होता है, एक pom.xml फ़ाइल होती है। सोर्स फ़ोल्डर के अंदर फर्दर 2 फ़ोल्डर होते हैं, एक मेन फ़ोल्डर होता है, एक टेस्ट फ़ोल्डर होता है। मेन फ़ोल्डर के अंदर हमारा क्या होता है, जावा सोर्स कोड होता है। टेस्ट फ़ोल्डर के अंदर हमारा क्या होता है, टेस्ट केसेस रिटर्न होते हैं। और जो हमारी pom.xml फाइल होती है वो हमारी सेम डायरेक्टरी पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे हमारा सोर्स होता है। तो मेन के अंदर हमें जावा सोर्स कोड रिलेटेड थिंग्स मिलेंगी और टेस्ट के अंदर टेस्ट केसेस रिटर्न होते हैं जिनको हम अपने इस जावा सोर्स कोड पे परफॉर्म करेंगे। ओके, सो ये बेसिकली जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, ये स्क्रीनशॉट हमारा जो होता है ये pom.xml फाइल का होता है। इसके अंदर ही डिक्लेयर होता है कि हम कौन सा प्लगइन किस फेस के लिए यूज़ करेंगे एज अ डिपेंडेंसी। तो जैसा हाईलाइटेड यहाँ पे है कि पीएमडी इज़ यूज्ड फॉर मैवन पीएमडी प्लगइन। सो ये हमारा जो प्लगइन होता है ये फर्स्टली डाउनलोड होगा जहाँ पे भी उसको कोड रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये एज अ डिपेंडेंसी होगा। सिमिलरली टेस्टिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि जे यूनिट आर्टिफैक्ट आईडी लिखा हुआ है एंड रिपोर्टिंग के अंदर श्योरफायर लिखा हुआ है। सो ये सब यहाँ पे डिफाइन होता है। इसी के अकॉर्डिंग पॉम इसको स्टार्टिंग से रीड करता है एंड उसके बाद उससे रिलेटेड डिपेंडेंसीज को वो डाउनलोड करता है। जब भी हम कोई भी मैवन की कमांड रन करते हैं तो उसका कुछ एम होता है। जैसे मैवन के थ्रू हम कंपाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वो उसी सेक्शन पे जाके चेक करता है कि यहाँ पे टेस्टिंग रिलेटेड कौन सा प्लगइन डिफाइन है, उसे डाउनलोड कर लेता है और कंपाइलेशन रिलेटेड कौन सा है। सिमिलरली जो भी हम स्टेप रन करेंगे मैवन के थ्रू उससे रिलेटेड प्लगइन को वो डाउनलोड कर लेता है। सो अभी देखते हैं हम कौन सी कमांड्स हम यूज़ करेंगे मैवन की। तो बेसिकली 3 ही कमांड्स हम यूज़ करते हैं, मैवन कंपाइल, मैवन टेस्ट, मैवन पैकेज। सो मैवन कंपाइलेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, आपका जो सोर्स कोड होता है उसको कंपाइल करता है, एक नया फोल्डर बनता है टारगेट, उसके अंदर क्लासेस फोल्डर होता है जिस फोल्डर के अंदर डॉट क्लास फाइल्स हमारी होती हैं। उसके बाद एम्बिएंट टेस्ट होता है। एम्बिएंट टेस्ट में क्या होता है, ये आपके टेस्टिंग परफॉर्म करता है उस सोर्स कोड पे और आपको श्योरफायर हाइफन रिपोर्ट्स करके एक फोल्डर जनरेट करता है जिसके अंदर आपके टेस्ट केस से रिलेटेड रिटर्न लिखे होते हैं, जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो रिटर्न होते हैं। थर्ड, हम जब हमारी टेस्टिंग हो जाती है तब हम पैकेजिंग करते हैं। सो पैकेजिंग के बाद हमें एक एंड प्रोडक्ट मिलता है जो हमारा बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो हम सर्वर पे डिप्लॉय करते हैं। तो हमारे केस में हम जब इसको पैकेज करेंगे तो एक एग्जाम्पल डॉट वॉर काइंड का हमारा एंड प्रोडक्ट मिलेगा, उसी को हम अपाचे टॉमकेट सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि क्या वो एप्लीकेशन सर्व हो पा रही है या नहीं। ओके, सो हमारा जो मेन टॉपिक आज का था कि वो जेफ्रॉग होता क्या है एंड जेफ्रॉग को यूज़ क्यों करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई और ये नेसेसरी क्यों है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में नेक्सस को एक्सप्लेन किया था। सो इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, जैसा नेक्सस है वैसा ही जेफ्रॉग होता है, जस्ट प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनी का है और इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है जब हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। तो ये भी हमारी एक आर्टिफैक्ट्री ही होती है। सो आर्टिफैक्ट्स होते क्या हैं, आर्टिफैक्ट्स बेसिकली हम किसी भी ऐसी फाइल को जो एंड प्रोडक्ट आफ्टर बिल्ड हमारा जनरेट होता है उसको हम आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं और उन्हीं आर्टिफैक्ट्स को हम इन आर्टिफैक्ट्री पे अपलोड करते हैं जो जेफ्रॉग होता है। फ़ायदा उसका क्या होता है कि वहाँ पे हमें हमेशा जब भी टेस्टेड कोड की रिक्वायरमेंट होगी तो सिंपली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं,
सर्वर पे डिप्लॉय करके फर्दर टेस्टिंग्स उस पर लगा सकते हैं। सो फर्दर टेस्टिंग क्या हुआ और जो हमने प्रीवियस टेस्टिंग करी जो टेस्टेड कोड है उनमें क्या डिफरेंस है। तो हमने जो भी कोड अपना ड्यूरिंग मैवन के दौरान जो भी हमने टेस्ट किया था वो हमारा यूनिट टेस्ट केसेस को यूज़ करता है, बट हमारा जो कोड है वो जब टेस्टेड हो चुका होता है और उसके बाद जब उसे अपलोड कर देते हैं तो वहाँ से जो भी डाउनलोड करके सर्वर पे डालता है वो फर्दर टेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि टेस्टिंग की बहुत सारी कैटेगरी होती है। उसके बाद जब वो डिप्लॉय हो जाता है सर्वर पे तो वो ये टेस्ट करते हैं कि लोड टेस्टिंग सक्सेसफुल हो रही है या नहीं, व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो मल्टीपल काइंड ऑफ टेस्टिंग होती है जो इस बिल्ड होने के बाद भी परफॉर्म की जाती है। तो अभी देखते हैं कि जेफ्रॉग भी उसी तरह की एक आर्टिफैक्ट्री है जो इन आर्टिफैक्ट्स को अपलोड करके रखता है। जेफ्रॉग के अंदर 3 रिपोजिटरीज होती हैं, जैसे नेक्सस में होती थी वैसे ही सिमिलरली इसमें भी होती हैं, और हर बिल्ड और पैकेज मैनेजर टूल के लिए, और ये टूल कैन बी आइदर आपका मैवन हो सकता है, एनपीएम हो सकता है, कोई भी बिल्ड एंड पैकेज मैनेजर टूल हो सकता है। तो जैसे हमारे नेक्सस के अंदर हमने देखा था कि नेक्सस के अंदर हमारी 3 रिपोजिटरी होती थी, होस्टेड, एक प्रॉक्सी होती थी एंड एक ग्रुप होती थी जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती थी। सिमिलरली जेफ्रॉग के अंदर हमारी एक लोकल होती है, एक रिमोट होती है और एक इनका कॉम्बिनेशन हमारी होती है जो बेसिकली इन दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन होती है। सो लोकल हमारा क्या होता है, लोकल बेसिकली हमारी एक रिपोजिटरी होती है जहाँ पे हम एक्चुअली आर्टिफैक्ट्स को स्टोर करते हैं। तो आर्टिफैक्ट्स आपका टार हो सकता है, वॉर हो सकता है, जिप हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, और ये बेसिकली प्राइवेट टू ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉट पब्लिकली एक्सेसिबल होती है। जिन लोगों को इसका एक्सेस होता है वही एक्सेस कर सकते हैं, एवरीबडी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। एंड हमारी जो एप्लीकेशन डॉट वॉर जनरेट होती है सक्सेसफुल बिल्ड के बाद उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसका एडवांटेज यही होता है कि फुल्ली टेस्टेड एंड वर्जनाइज बिल्ड हमारी जो होती है अवेलेबल रहती है ऑल द टाइम। सेकंड होती है रिमोट रिपोजिटरी जो हमारी प्रॉक्सी रिपोजिटरी की तरह होती है, और ये रिपोजिटरी लिंक्ड होती है रिमोट रिपोजिटरी से। इसको हम एज अ मिरर भी यूज़ कर सकते हैं टू रिमोट रिपोजिटरी। यूजली ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि हर मशीन पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकती, और पब्लिक साइट को रीच आउट करने के लिए प्रॉक्सी को यूज़ किया जाता है। जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं वो उस प्रॉक्सी के थ्रू कैशे में जाके स्टोर कर दी जाती हैं पब्लिक रिपोजिटरी से लेके। नेक्स्ट टाइम जब सेम रिक्वेस्ट आती है तो वो बार बार जाके उसको रिमोट रिपोजिटरी से डाउनलोड नहीं करती कैशे पे, कैशे के थ्रू डायरेक्टली सर्व हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे टाइम भी सेव होता है और नेटवर्क बैंडविड्थ भी सेव होती है सेम टाइम ऑफ रिक्वेस्ट की जितनी भी बार आएंगी वो। ओके, सो नाउ द थर्ड रिपोजिटरी हमारी जो होती है वो होती है हमारी वर्चुअल रिपोजिटरी। सो वर्चुअल रिपोजिटरी के अंदर हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन हमारी होती है लोकल और रिमोट का। जैसे हमारा नेक्सस के अंदर हमने देखा था कि हमारा होस्टेड और प्रॉक्सी का कॉम्बिनेशन होता है ग्रुप, सिमिलरली वर्चुअल हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। और अगर हम सिंपल वर्चुअल यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन में डालते हैं तो वो इन दोनों को पॉइंट करके सारा का सारा टास्क एक ही यूआरएल से हमारा हो जाता है। तो फ़ायदा इसका यही होता है कि हमें इंडिविजुअल यूआरएल्स लोकल और रिमोट के नहीं देने पड़ रहे, ज़्यादा हम वर्चुअल का यूआरएल देके दोनों को पॉइंट आउट कर देते हैं और एक सिंगल यूआरएल से हमारा काम हो जाता है। तो जैसे हम इस फिगर में भी देख सकते हैं कि डेवलपर्स डायरेक्टली इंटरनेट को पॉइंट आउट नहीं करते, और ये भी जो हम देख रहे हैं मैवन सेंट्रल, टाइप वी, आईवीआई रिलीजेस, रेपो स्काला, सो दीज ऑल आर द थिंग्स जो हमारा कंपनी अपने ही सर्वर्स पे होस्टेड रखती है। सो एक्चुअली हम डायरेक्ट इंटरनेट को पॉइंट आउट कर ही नहीं सकते कंपनीज के अंदर और लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर। बेसिकली डेवलपर पॉइंट करते हैं प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी फर्दर जाता है एक रिमोट रिपोजिटरी को जो भी कंपनी इंटरनल ही होती है वहाँ से खींच के लाके उसको कैशे में रखता है, और फिर डेवलपर्स को वहाँ से कंटेंट सर्व होता रहता है। तो इस वे में ही जो हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं और कंपनीज में वर्क होता है, ये बेसिकली सिक्योरिटी को पॉइंट में रखते हुए करते हैं, क्योंकि इंटरनेट से कुछ भी मैलिशियस मैलवेयर डाउनलोड हो सकता है। इसलिए अपने मशीन्स को उस मैलिशियस अटेम्प्ट से बचाने के लिए बेसिकली दीज काइंड्स ऑफ प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर की जाती हैं। ओके, सो अभी देखते हैं कि इस जेफ्रॉग को इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो जेफ्रॉग के भी सिमिलर टू नेक्सस दो वर्जन होते हैं, एक लाइसेंस बेस्ड होता है, एक ओपन सोर्स होता है। तो हम OSS आर्टिफैक्ट्री जिसे बोलते हैं वो ओपन सोर्स हमारा होता है। उसे इंस्टॉल करने के लिए हम ये कुछ कमांड्स यूज़ करेंगे, बेसिक कमांड्स हैं। तो इसमें हम पहले सूडो को ऐप्ट अपडेट देंगे, देन हम जावा इंस्टॉल करेंगे, फिर हम इस पर्टिकुलर पाथ से उसका जिप डाउनलोड करेंगे, फिर हम उस मशीन पे जिप का पैकेज जो हमारा होता है उसको डाउनलोड करेंगे, देन हम अनजिप करेंगे इस जिप को, फिर उसके बाद हम इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाके बिन डायरेक्टरी से एक स्क्रिप्ट को स्टार्ट आर्ग्यूमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे तो हमारा जेफ्रॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जेफ्रॉग को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर है।
ओके, सो जब JFrog हमारा इंस्टॉल हो जाता है तो पहली स्क्रीन हमारे पास ये आती है जो वेलकम स्क्रीन होती है। इसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है वो यूज़र नेम हमारा एडमिन होता है, पासवर्ड हमारा पासवर्ड होता है। सो उससे बाय डिफ़ॉल्ट हम लॉगिन कर जाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है। इसके बाद जैसे ही हम इसके अंदर जाते हैं और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं वेलकम टू JFrog आर्टिफैक्टरी पेज पे, उसके बाद हमें जो देता है ये हमें एडमिन का पासवर्ड रीसेट करने के लिए ऑप्शन देता है, तो हम यहाँ से उस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे हमें कॉन्फ़िगर प्रॉक्सी सर्वर आता है, तो अगर आप कोई प्रॉक्सी सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। सो हम इसे आज स्किप करेंगे। देन नेक्स्ट पेज पे वो हमसे रिपोजिटरी क्रिएशन के लिए पूछता है। ये OSS वर्जन है तो इसमें सारे के सारे है हमारे जो रिपोजिटरीज होते हैं अवेलेबल नहीं होते, बट हमारा रिपोजिटरी एग्जाम्पल मैवन रिलेटेड है, सो वो हमें अवेलेबल होता है। हम मैवन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक करेंगे क्रिएट पे, एंड देन उसके बाद आर्टिफैक्टरी का जो ऑनबोर्ड है हमारा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हम फिर फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जैसे ही हम आएंगे तो हमें दिखेगा आर्टिफैक्टरी इज हैप्पीली सर्विंग जीरो आर्टिफैक्ट्स, क्योंकि अभी इस आर्टिफैक्टरी पे कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं है इसलिए वो जीरो शो कर रहा है। और नीचे हमें क्या होगा, सारे के सारे जो आर्टिफैक्टरी हमारा बनता है वो शो करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम एक आर्टिफैक्टरी बनाते हैं वेलकम पेज से, तो वो हमें रिमोट भी देता है, लोकल भी देता है, उसी के साथ जे सेंटर भी देता है। सो एक बार में सारे रिपोजिटरी ये क्रिएट करता है जब भी हम इसे वेलकम पेज से क्रिएट करते हैं। ओके, इसके बाद हम जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और लेफ्ट में आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, सो हमें यहाँ पे लिब स्नैपशॉट लोकल दिख रहा है। सो यही रिपोजिटरी होगी जिसको हम यूज़ करेंगे और अपने आर्टिफैक्ट्स को अपलोड करेंगे। इसके बाद हमें इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और भी सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज जो बेसिक चीज़ें हैं JFrog के केस में, जैसे यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़र्स को ग्रुप का पार्ट कैसे बनाते हैं, सो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। और इससे एडवांस चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली कंपनीज़ के अंदर इस तरह की चीज़ें JFrog एडमिन या नेक्सस एडमिन्स जो होते हैं उनकी एक सेपरेट टीम होती है। सो हम एक्चुअली में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते, ये कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली वही लोग करते हैं। हमें तो जस्ट एक URL दे देते हैं, उस URL को हम पास करते हैं और जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होता है उससे रिलेटेड चीज़ें वो कॉन्फ़िगर कर देते हैं और उसको हम अपने CI/CD पाइपलाइन में यूज़ कर लेते हैं। बट कहीं पे हो सकता है कि हमें यूज़र्स और ग्रुप भी क्रिएट करने पड़े, रिपॉजिटरीज भी क्रिएट करनी पड़े, तो इसीलिए मैंने ये वाले एग्जाम्पल के अंदर वो सारा का सारा सेक्शन भी डाल दिया था। सो इसमें हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, वहाँ पे एडमिन है, उसमें हम यूज़र्स पे जाएंगे। यूज़र्स पे जाने के बाद ये जो 3 यूज़र्स हमें दिख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स होते हैं। अगर हमें कोई भी नया यूज़र क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें राइट साइड में न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ यूज़र का नाम देना होगा, उसका ईमेल एड्रेस देना होगा, एंड देन हमें प्रिविलेज देने होंगे। क्या हमें उसे एडमिन प्रिविलेज देना है, उसका डिसेबल करना है UI एक्सेस, कैन अपडेट प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो इसको हम जो है अगर हम कुछ भी सेलेक्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट प्रोफाइल तो वो यूज़र कर ही पाएगा। और हम डिसेबल इंटरनल पासवर्ड को भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये सारे सेटिंग्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको सेट करने के बाद हमें उस यूज़र के रिलेटेड पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड डालना होता है। उसके बाद स्क्रॉल करके अगर हम नीचे आते हैं तो हमें रिलेटेड ग्रुप्स दिखते हैं। अगर हम कोई भी ग्रुप असाइन नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट रीडर ग्रुप असाइन होता ही है हर यूज़र्स को। सो अगर हमें रीडर्स मैनुअली भी असाइन करना है तो रीडर्स पे क्लिक करके राइट साइड एरो पे क्लिक कर देंगे जो हाईलाइटेड है, एंड देन रीडर्स ग्रुप राइट में आ जाएगा, एंड देन हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो इससे हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड थिंग, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, सो एडमिन पे जाके ग्रुप्स पे क्रिएट क्लिक करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें रीडर्स ग्रुप दिख रहा है। हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया ग्रुप क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। ग्रुप का नाम दे सकते हैं, एडमिन प्रिविलेज देनी है इस ग्रुप को या नहीं, ऑटोमेटिक ज्वाइन न्यू यूज़र टू दिस ग्रुप करना है या नहीं, सो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें जैसे हमने यूज़र 1 क्रिएट किया था तो उसको सेलेक्ट करके अगर हम राइट साइड का एरो दे के क्लिक करते हैं सो वो यूज़र राइट में आ जाएगा। हम सेव करेंगे तो यूज़र 1 को ये नया ग्रुप हमारा असाइन हो जाएगा। तो अभी हम देख रहे हैं न्यू ग्रुप असाइन हो गया है और हमने उसको एडमिन पे चेक बॉक्स दिया था तो एडमिन प्रिविलेज है, ऑटो ज्वाइन प्रिविलेज नहीं है इस ग्रुप को। सो अभी अगर हम यूज़र 1 पे जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि उसको 2 ग्रुप असाइन है, एक रीडर ग्रुप एक न्यू ग्रुप। सो इस तरीके से हम यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यूज़र्स को ग्रुप भी असाइन कर सकते हैं, नया ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अभी हम इस यूज़र से लॉगिन करके देखते हैं कि क्या यूज़र लॉगिन कर रहा है या नहीं। सो उसी के यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड से लॉगिन करके देखते हैं और राइट साइड पे हमें दिखता है वेलकम यूज़र 1। सो हम यूज़र 1 से सक्सेसफुली एबल टू लॉगिन है। बट अभी भी हमें आर्टिफैक्टरी इज हैप्पीली सर्विंग जीरो आर्टिफैक्ट्स दिख रहा है
क्योंकि अभी हमने कोई भी आर्टिफैक्ट से आर्टिफैक्ट्री पे अपलोड नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर जो सर्वर यूज़ करेंगे वो अपाचे टॉमकैट है। अपाचे टॉमकैट एक पॉपुलर ओपन सोर्स वेब सर्वर होता है जिसे सर्वलेट कंटेनर फॉर जावा कोड भी बोलते हैं, और ये हमारा 8080 पोर्ट पे रन करता है। सो ये पोर्ट हमारा नेटवर्किंग सेक्शन से ओपन होना चाहिए, बट 8080 पोर्ट जेनकिंस भी यूज़ करता है, इसलिए हम दोनों के केस में सेम पोर्ट यूज़ नहीं कर सकते अगर सेम मशीन यूज़ कर रहे हैं तो। बट आज के केस में हम जो मशीन यूज़ कर रहे हैं वो मशीन हमारे सेपरेट है, तो हम मास्टर स्लेव को यूज़ करेंगे। सो उस केस में हम अपाचे का जो पोर्ट होगा टॉमकैट का उसे 8082 रखेंगे, 8081 पोर्ट हम रिजर्व रखेंगे जेफ्रॉग के लिए जो उसका पोर्ट होता है। तो नीचे कुछ कमांड मैंने लिख रखे हैं कि हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपाचे टॉमकैट को। सो वो कमांड्स हमने यहाँ पे प्लेस कर रखे हैं, हम इन कमांड्स को प्रोसीड कर सकते हैं। मैं कमांड्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको आप वहीं से पिक करके इन कमांड्स को रन कर सकते हैं, एंड देन आपका अपाचे टॉमकैट इंस्टॉल हो जाएगा। सो ऊपर के जो कमांड्स हैं वो तो बेसिक कमांड है, बट लास्ट में 2 सीपी कमांड्स हैं। सो इसमें ये दोनों फाइल जो होती हैं टॉमकैट हाइफन यूजर्स डॉट एक्सएमएल कंटेंट डॉट एक्सएमएल, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होता है। सो इन फाइल्स को मैंने अपने रिपोजिटरी पे रख रखा है, मैं वहीं से इनको डाउनलोड करके एक्चुअल फाइल से रिप्लेस कर देता हूँ, एंड देन टॉमकैट को स्टार्ट कर देता हूँ। सो हमारा टॉमकैट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाता है। तो अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे इसे भी इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करते हैं इस पर। सो अभी देखते हैं कि इन दोनों फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन क्या था। सो टॉमकैट हाइफन यूजर्स फाइल के अंदर बेसिकली यूजर नेम एंड पासवर्ड देना होता है और कुछ रोल्स इनेबल करने होते हैं। जब तक ये रोल इनेबल नहीं करेंगे मैनेजर गुई जो होता है वो एक्सेसिबल नहीं होता, वो पासवर्ड के थ्रू ही एक्सेस होता है, तो हमें एक पासवर्ड सेट करना पड़ता है। सेकंड कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल फाइल होती है जिसमें हमें ये पर्टिकुलर एंट्री को हैश आउट करना होता है। सो इसलिए मैंने इसको एरो नॉट हाइफन हाइफन एंड देन एरो हाइफन हाइफन एरो के थ्रू कमेंट आउट किया हुआ है। बस यही दोनों मॉडिफिकेशन उस फाइल में मैंने की हैं जो ओरिजिनल फाइल होती है, इसलिए वो मॉडिफिकेशन बाद में ना करने पड़े, मैंने ऑलरेडी मॉडिफाइड करके उसको रिपोजिटरी पे रख दिया। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जेनकिंस का CI/CD पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। तो हम डेक्लेरेटिव CI/CD पाइपलाइन को यूज़ करेंगे। सो जो भी लोग पुराने हैं इस चैनल पे उन लोगों को अभी ये पाइपलाइन का आइडिया हो गया होगा, क्योंकि वो लोग बहुत बार इसको मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। बट जो लोग नए हैं मैं उनके लिए इस पाइपलाइन को फिर से एक्सप्लेन करूँगा कि ये पाइपलाइन मैंने क्रिएट कैसे करी। एंड आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा हम कैसे पूरी की पूरी पाइपलाइन क्रिएट कर सकते हैं। सो इसमें हमने ऐप पाइपलाइन लिखा, देन एजेंट एनी लिखा। जब भी हमें मास्टर पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी होती है तो हम एजेंट एनी लिखते हैं। जब भी हमें स्लेव पे एग्जीक्यूट करनी होती है तो हम एजेंट के अंदर लेबल स्पेसिफाई करते हैं कि ये पाइपलाइन किस लेवल पे चलनी चाहिए। उसके बाद हम स्टेजेस डिफाइन करते हैं, देन स्टेज डिफाइन करते हैं, एंड देन लास्ट में हम इन स्टेजेस को बंद कर देते हैं। सो स्टेजेस बेसिकली होती क्या है कि एक एक स्टेप होता है कि हम कौन कौन सा स्टेप परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी पाइपलाइन में। तो सबसे पहले हमें जो है अपने रिपोजिटरी को चेकआउट लेना पड़ता है। चेकआउट बेसिकली होता कुछ नहीं है, जो भी रिपोजिटरी पे कोड होता है उसको अपनी मशीन पे ले सकते हैं। तो ये स्टेप बेसिकली उसी के लिए होता है। ये पूरा कमांड आया कहाँ से ये मैं जनरेट करके दिखाऊंगा। सेकंड उसके बाद हमने क्या किया, इंस्टॉल किया है मैवन को। सो उसके लिए हमने इसका एक टार है उसको पहले डाउनलोड कर लिया है इसकी साइट से, देन उसे अनटार कर दिया है, फिर उसके बिन को यूज़ करके हम आगे का काम करते हैं। मैंने इसमें कोई भी एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया है, क्योंकि वो कई बार कंफ्यूज करता है कि एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट किया है, एंड बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं। सो हम डायरेक्टली इसके टार से और उसके बिन से डायरेक्टली कमांड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। थर्ड हम इसमें कंपाइल करेंगे जो हमारा सैम्पल कोड है। तो इसमें मैंने एक dir ब्लॉक यूज़ किया है। तो जब भी हम मैवन कमांड यूज़ करते हैं तो हम वहीं पे रन करते हैं जहाँ पे pom.xml फाइल रखी होती है। तो इसीलिए हमारी जो pom.xml फाइल है वो इस लोकेशन पे रखी होगी, इसीलिए मैंने इस पाथ को यूज़ किया है, क्योंकि मैं यहाँ से मैवन कमांड रन करना चाहता हूँ। अगर pom.xml फाइल नहीं है उस पाथ पे और आप कहीं और से रन करते हैं तो मैवन कमांड वर्क नहीं करती। सो जैसे कंपाइलेशन में मैंने एम्बियन कंपाइल यूज़ किया है, सिमिलरली टेस्टिंग के अंदर मैं एम्बियन टेस्ट यूज़ करूँगा। कोड बिल्कुल सेम रहेगा, एंड पैकेजिंग के अंदर सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट एम्बियन पैकेज कमांड हो जाएगी एम्बियन टेस्ट की जगह। ओके, इसके बाद हम जो है अपलोड करेंगे जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट को। सो जब भी हम जेफ्रॉग के प्लगइन को डालते हैं जेनकिंस के अंदर, सो जब भी हम ऑटो में इसके जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाते हैं वहाँ पे हमें कभी कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन मिलता है जब भी हम प्लगइन डालते हैं, बट जेफ्रॉग के केस में मुझे फाउंड आउट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने जेफ्रॉग की डॉक्यूमेंटेशन देखी। उस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उन्होंने कुछ मेथड्स दे रखे थे कि आप ये फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, इन फंक्शंस के थ्रू आप आर्टिफैक्ट्स को अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये वही फंक्शंस हैं जो मैंने उनके डॉक्यूमेंटेशन से लिया है। इसे कैसे लेंगे कैसे प्लेस करेंगे वो मैं सब आपको ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, और ये बिल्कुल ईजी होता है, देखने में बड़ा लग रहा है पता नहीं क्या है क्या नहीं है।
सो इसको वहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है और जस्ट हमें यूआरएल चेंज करना होगा जहाँ पे हमारा JFrog इंस्टॉल हुआ है। इसे होने के बाद हम अपलोड करने के बाद हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रॉम आर्टिफैक्ट्री से। सो उसके केस में भी क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं वो हम जस्ट देखेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। और जब अपलोड एंड डाउनलोड हमारा हो जाएगा देन हम टॉमकैट के प्री रिक्विजिट देखेंगे जो बेसिकली जावा इंस्टॉलेशन होता है। उसके बाद हम टॉमकैट को इंस्टॉल करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और मैंने बोला था ऐसे 8080 पोर्ट को हम 8082 पोर्ट से रिप्लेस करेंगे। सो उसके लिए मैंने SED कमांड को यूज़ किया है जो एक लाइनक्स कमांड होती है। इसके थ्रू सब्सटीट्यूट एंड ग्लोबल पे मैंने यूज़ किया है जाके, जिसका काम क्या होता है इस कमांड का कि बेसिकली ये आपका server.xml फाइल में जाएगा, चेक करेगा 8080 जहाँ भी होगा उसको 8082 से रिप्लेस कर देगा। उसके बाद हम डिप्लॉय करेंगे सैम्पल एप्लीकेशन को। तो सैम्पल एप्लीकेशन डिप्लॉय करने में कुछ नहीं होता, जो भी आपका वॉर क्रिएट होगा उसको जस्ट आपको वेब एप्स डायरेक्टरी पे प्लेस करना होता है और आपके जो अपाचे टॉमकैट होता है उसे स्टार्ट करना होता है। सो अपाचे टॉमकैट को हम जेनकिंस यूज़र से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम जेनकिंस से कोई भी इंस्ट्रक्शन को रन करते हैं सो हमारा होता क्या है कि वो जेनकिंस यूज़र के थ्रू सारे कमांड्स चलाता है। बट जब आप इसे स्टार्ट करेंगे जेनकिंस यूज़र से तो वो अप नहीं आएगा आपका जो टॉमकैट होता है। इसीलिए मुझे उसे उस यूज़र से स्टार्ट करना होगा जो उस मशीन पे क्रिएटेड है। सो उस मशीन पे मैंने जब मशीन क्रिएट करता हूँ तो मैं बेसिकली क्लाउड एडमिन यूज़र को क्रिएट करता हूँ। सो इसी यूज़र से मुझे ये कमांड रन करना है स्टार्टअप का, इसलिए मैंने रन यूज़र कमांड को यूज़ किया है। सो रन यूज़र -l यूज़र नेम -c कंप्लीट कमांड। सो इससे हमारा जो है टॉमकैट बिल्कुल सक्सेसफुली अप आएगा। और ये sh का मतलब ये होता है कि हम ये शेल स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं और शेल कमांड यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए लाइनक्स के केस में हम यहाँ पे sh यूज़ करते हैं और विंडोज़ के केस में हम बैश यूज़ करते हैं। और हम सिंगल कोट के अंदर ये कमांड देते हैं, सिंटैक्स होता है। लेकिन अगर कभी किसी कमांड को हम इंटरनेट पे फाइंड करते हैं और उसमें सिंगल कोट ऑलरेडी होता है तो बाहर जब सिंगल कोट हो गया तो अंदर वाले सिंगल कोट्स को हम डबल कोट से रिप्लेस कर देते हैं। सो गाइज ये था थ्योरी सेशन। सो आई होप कि चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि क्लियर ना हो। मैंने एक्सप्लेन तो अच्छे से करने की कोशिश की है बट हो सकता है कि अभी भी कुछ चीज़ें क्लियर ना हो। सो जब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे सो आई होप कि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली जब करते हैं सो थ्योरेटिकली थोड़ा बोर हो जाता है बट प्रैक्टिकली उसको देख के समझ में आ जाता है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल डेमो। ओके गाइस, सो ये मैंने जेनकिंस इंस्टॉल कर लिया है एक वर्चुअल मशीन पे। सो अगर आप लोगों को जेनकिंस इंस्टॉलेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं पता है सो ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है कि हम कैसे जेनकिंस को ubuntu पे इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाया है। अभी मैंने इसको इस वीडियो में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता अगर मैं जेनकिंस को भी इंक्लूड कर देता इसमें। तो जेनकिंस इंस्टॉलेशन आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, मेरे जेनकिंस प्लेलिस्ट में है ये, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। तो अभी मैंने इसमें क्या किया है, सेटअप के अंदर मैंने अज़्योर को यूज़ किया है और उस अज़्योर के ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन बनाई है। एक पे मैंने जेनकिंस डाल दिया है, दूसरी वर्चुअल मशीन के ऊपर हम JFrog इंस्टॉल करेंगे। सो इस मशीन पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। तो इस मशीन में हम JFrog को इंस्टॉल करेंगे। तो JFrog इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन मैंने एक नोटपैड पे लिख ली हैं, मैं ये भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में ताकि इसको इंस्टॉल करना आसान हो। सो पहले हम क्या करते हैं, पैकेजेस को अपडेट करने की कमांड रन करते हैं लाइनक्स में। तो लगता है कि ये पैकेजेस अपडेट हो रहे हैं अभी। ओके, सो यस पैकेजेस अपडेट हो गए हैं। सेकंड हमें क्या करना होता है, जावा डालना होता है क्योंकि जावा तो मस्ट है। सो यस कर देंगे। सो इसके थ्रू हमारा जावा इंस्टॉल हो जाएगा और जावा इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, ये wget कमांड के थ्रू बेसिकली हम क्या करते हैं, इस पाथ पे हमारा जिप रखा हुआ है आर्टिफैक्ट्री वर्जन 6.18.5 का। तो हम जस्ट इसे कॉपी करेंगे और जैसे ही इसे रन करेंगे ऑटोमेटिकली जो जिप हमारा होगा वो जिप हमारा डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी ये हमारा क्या कर रहा है, जावा को इंस्टॉल कर रहा है, तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो जावा इंस्टॉलेशन समटाइम्स थोड़ा टाइम ले लेता है, तो मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा। तो ये जावा हमारा ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, wget कमांड के थ्रू पैकेज को रिट्रीव करेंगे। तो ये कनेक्ट हो गया है एंड देन हम देख सकते हैं ये भी डाउनलोड हमारा हो गया। डाउनलोड होने के बाद हमें क्या करना होगा,
बाय डिफ़ॉल्ट लाइनक्स मशीन पे आपका अनजिप का पैकेज नहीं होता, तो इस जिप को अनजिप करने के लिए हमें अनजिप चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे अनजिप का पैकेज डाल देता हूँ। तो अनजिप का पैकेज भी हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा JFrog का जिप है उस जिप को हम अनजिप कर देते हैं। ओके, एंड इसके बाद हम इस आर्टिफैक्ट्री पे जाएंगे। ओके, इससे पहले हम एक चीज़ कर लेते हैं कि हमने अपने VM पे अभी पोर्ट्स ओपन नहीं किए हैं। सो हम इस VM पे जाते हैं, इस पे नेटवर्किंग सेक्शन में जाते हैं, एंड यहाँ पे हमें JFrog के लिए 8081 पोर्ट चाहिए होता है। सो वो मैं ओपन कर देता हूँ। सो ये दिखा रहा है क्रिएटिंग सिक्योरिटी रूल। सो 8081 पोर्ट आई थिंक ओपन हो गया है, वापस से चेक कर लेते हैं। सो हमें यहाँ दिख रहा है 8081 इज़ ओपन। इसी तरह हम इनबाउंड रूल पे एक 8082 भी यूज़ कर लेते हैं, जो हमारा टॉमकैट यूज़ करेगा, क्योंकि अगर हम इन पोर्ट्स को ओपन नहीं करेंगे सो इंस्टॉलेशन के बाद हमारा ना तो टॉमकैट एक्सेस होगा ना JFrog एक्सेस होगा। इसलिए इन पोर्ट्स को पहले ही ओपन करके रख लेते हैं। तो ये पोर्ट हमारा जो है ओपन हो गया है। अभी हम क्या करते हैं, बिन डायरेक्टरी पे जाके JFrog की कमांड रन कर देते हैं। तो हम बिन पे आ गए। अब बिन से हमें JFrog आर्टिफैक्ट्री को जस्ट स्टार्ट करना है, artifactory.sh स्क्रिप्ट। सो ये भी एक टॉमकैट बेस्ड ही इंस्टॉलेशन है इसका, आर्टिफैक्ट्री का। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं टॉमकैट स्टार्टेड। सो लुक लाइक आर्टिफैक्ट्री रिलेटेड कमांड्स हमने रन कर दिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए इस मशीन के IP पे जाएंगे और इस IP के साथ हम यहाँ पे 8081 पोर्ट को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि क्या वो एक्सेस हो रहा है या नहीं। सो यस, JFrog आर्टिफैक्ट्री, आप देख सकते हैं जैसे JFrog आर्टिफैक्ट्री इज गेटिंग रेडी टू वर्क। सो इट मीन्स हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल जा रहा है, बट देखते हैं कि क्या हमें वेलकम पेज आता है या नहीं। सो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो वेट करते हैं कि हमारा जो है JFrog रिलेटेड वेलकम पेज आता है या नहीं। सो आर्टिफैक्ट्री सेटअप हो रहा है, होम पेज आ रहा है और हमारा JFrog का वेलकम पेज आ गया। सो इसका जो यूज़र नेम हमारा होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड हमारा सिंपली पासवर्ड होता है, और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। सो हम इसके अंदर आ गए। सो ये वही पेज है जो मैंने अपने स्लाइड्स में भी शो किया था। सो हम वेलकम टू JFrog आर्टिफैक्ट्री हम नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद वो एडमिन के पासवर्ड को सेट करने के लिए बोलता है, तो वो सेट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें प्रॉक्सी सर्वर नहीं चाहिए, सो हम स्किप कर देते हैं इस सेक्शन को। अभी हमें रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, तो हम Maven को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्रिएट कर देते हैं। सो अभी हमें दिख रहा है कि ये लोकल भी बना रहा है, ये रिमोट भी बना रहा है और JCenter भी दे रहा है। तो सारी आर्टिफैक्ट्रीज यहीं पे क्रिएट हो जाएंगी एंड आर्टिफैक्ट्री ऑनबोर्ड कंप्लीट वो बोल रहा है। सो हम फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे सो हम उस पेज पे आ गए जो मैंने स्लाइड्स में भी शो किया था, आर्टिफैक्ट्रीज हैप्पीली सर्विंग 0 आर्टिफैक्ट्स, और यहाँ पे हमारी आर्टिफैक्ट्रीज शो होती हैं। सो अभी अगर हम इस डबल एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें आर्टिफैक्ट्स दिखता है। अगर हम आर्टिफैक्ट्स पे जाएंगे तो वही सारी रिपोजिटरीज हमें इधर दिखती है। तो हम अपने एग्जाम्पल के अंदर लिप स्नैपशॉट लोकल को यूज़ करेंगे। अभी इसके अंदर हम देख रहे हैं कुछ भी नहीं है जब हम एरो पे क्लिक करते हैं। जब हम आर्टिफैक्ट अपलोड करेंगे तो आर्टिफैक्ट हमें यहाँ पे विजिबल होगा। तो अब हमारा आर्टिफैक्ट्री इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जेनकिंस पे जाएंगे। अभी हमें सबसे पहले मैनेज जेनकिंस पे जाके, ओके लॉग आउट हो गया है। अभी हम जेनकिंस के अंदर जाएंगे और अब पहले हम स्लेव क्रिएट करेंगे। तो जो हमारी टेस्ट मशीन है उसको हम स्लेव बनाएंगे इस जेनकिंस का। तो मास्टर स्लेव पे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। तो जिसको मास्टर स्लेव से रिलेटेड कुछ भी समझना है उन प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं इससे रिलेटेड भी। हो सकता है शायद वहाँ हिंदी वर्जन ना हो, सो इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है, बट मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। और अगर किसी को ऑन डिमांड रहेगा तो मैं उसका हिंदी वर्जन भी अपलोड कर दूँगा, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं।
सो बेसिकली करना क्या होता है, जब भी हम स्लेव बनाते हैं हमें नोड्स पे जाना होता है। यहाँ पे अभी ये जो नोड दिख रहा है ये हमारा मास्टर नोड होता है। स्लेव ऐड करने के लिए न्यू नोड पे जाएंगे, न्यू नोड का नाम देना होता है, तो हम देंगे टेस्ट स्लेव। आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे नाम। परमानेंट एजेंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें क्या कहता है वो टेस्ट स्लेव डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ एग्जीक्यूटर 1। यहाँ हम एक डायरेक्टरी देनी होती है जहाँ पे जेनकिंस रिलेटेड सारा कंटेंट हमारा जाएगा, सो हम /tmp दे देते हैं। लेबल में हम वही नाम दे देंगे जो हमने मशीन का दिया था, या कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट यही नाम हम यूज़ करेंगे अपनी पाइपलाइन में। उसी से वो हमारे पाइपलाइन इस मशीन पे रिडायरेक्ट करेगी चीज़ों को। उसके बाद यूज़ दिस नोड एज मच एज पॉसिबल ना करते हुए ओनली जॉब बिल्ड विद एक्सप्रेशन लेबल एक्सप्रेशन मैचिंग दिस नोड को सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज जेनकिंस पिकअप कर सकता है इस नोड को कभी भी, बट हम चाहते हैं जब भी हम ये लेबल अपनी पाइपलाइन में स्पेसिफाई करें तभी वो इसको इन्वोक करे। सो /tmp हमारा रूट डायरेक्टरी होगी, इसको मैं अपनी पाइपलाइन में शो करूंगा मैं कहाँ /tmp यूज़ कर रहा हूँ। लॉन्च एजेंट बाय कंट्रोलर जो होता है ऑप्शन हमारा विंडोज़ के लिए होता है, बट हमारी मशीन लाइनक्स बेस है, तो हम लॉन्च एजेंट बाय SSH करेंगे। हमें होस्ट का IP देना होगा, सो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, टेस्ट मशीन का IP यहाँ प्लेस कर देंगे। ओके, इसके बाद क्रेडेंशियल पूछता है, क्रेडेंशियल हमारे पास है नहीं अभी, सो हम ऐड पे जाके जेनकिंस पे क्लिक करके यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड कर देंगे मशीन का। ओके, एंड देन उसके बाद हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्रेडेंशियल क्रिएटेड आ गया है। अभी हम क्रेडेंशियल में देखेंगे तो वो क्रेडेंशियल मिल जाएगा, हमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर होस्ट की वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी बोलता है, तो 4 स्ट्रैटेजी के थ्रू हम इस स्लेव को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने चारों ही स्ट्रैटेजी अपने वीडियो में एक्सप्लेन की हैं, बट आज के लिए हम नॉन वेरीफाइंग वेरिफिकेशन स्ट्रैटेजी जो सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी होती है उसको यूज़ करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होते, जस्ट हमें IP एंड यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। कीप दिस एजेंट ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल एंड देन सेव। सो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा स्लेव क्रिएट हो गया, लॉन्चिंग लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब कनेक्शन देख रहा है इस टाइम। आइडल लिखा आ गया, इट मीन्स कोई क्रॉस मार्क इस पे नहीं आ रहा और स्लेव हमारा जो है कनेक्ट हो गया है मास्टर से। सो अभी हमारा जो है काम क्या हो गया है, हमने स्लेव को क्रिएट कर लिया है, हमने JFrog को इंस्टॉल कर लिया है। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, जेनकिंस के अंदर जाके इसके अंदर मैनेज जेनकिंस में हमें JFrog रिलेटेड प्लगइन डालना पड़ेगा। तो हम मैनेज जेनकिंस पे जाएंगे, यहाँ पे प्लगइन पे जाएंगे एंड देन अवेलेबल प्लगइन्स के अंदर सर्च करेंगे आर्टिफैक्टरी। ओके, सो JFrog रिलेटेड दो हमें दिख रही हैं, एक आर्टिफैक्टरी ये है, एक ये है। सो हम क्या करेंगे, दोनों ही डाल लेंगे JFrog रिलेटेड एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। सो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ये यहाँ पे डाल रहा है, आप देख सकते हैं आर्टिफैक्टरी भी आ रहा है, JFrog भी आ रहा है। सो इससे रिलेटेड चीज़ों को हम यहाँ पे इंस्टॉल होता देख रहे हैं। जब ये सारे इंस्टॉल हो जाएंगे तो इसका मतलब प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, और अब JFrog रिलेटेड चीज़ें अगर हम पाइपलाइन में डालेंगे सो वो पिकअप होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब सक्सेस हो गया है। सो प्लगइन रिलेटेड थिंग भी हमारी हो गई है। नेक्स्ट थिंग अब हमारी बचती है कि हमें पाइपलाइन को क्रिएट करना है, एंड जो भी हमारा पाइपलाइन स्टेप बाय स्टेप है उसको हमें यूज़ करना है अपनी पाइपलाइन में। मीन्स जैसे अपलोड फंक्शन है, डाउनलोड फंक्शन है, या जो भी स्टेजेस हैं वो हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, न्यू आइटम पे जाते हैं, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। मैं टेस्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे कोड में भी मैंने टेस्ट रिलेटेड ही चीज़ें डाली हैं। फिर हमें पाइपलाइन सेलेक्ट करना होता है, ओके सेलेक्ट कर देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हुए पाइपलाइन सेक्शन पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक सैम्पल कोड दिया होता है, हेलो वर्ल्ड, उसको क्लिक करते हैं। ये डिक्लेरेटिव का सैम्पल कोड है। अभी क्या करेंगे, एक नोटपैड बना लेंगे और इस नोटपैड में इस कोड को कॉपी कर लेंगे और इसी कोड को एक्सटेंड करते चले जाएंगे, पूरी पाइपलाइन क्रिएट हो जाएगी। सो अभी कैसे करेंगे, इसको जैसे हमने इस तरह से बना लिया। यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहला स्टेज हेलो है, बट हमारा पहला स्टेज क्या होगा, चेकआउट कोड। सो वो यहाँ पे लिख देंगे, चेकआउट कोड। ठीक है, अब स्टेप्स के अंदर हमें क्या स्टेप डालना है वो अभी हमें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे हटा देंगे। अभी क्या करेंगे, उसी जॉब पे जाएंगे, नीचे एक लिंक होता है पाइपलाइन सिंटैक्स, क्लिक कर देंगे। सो ये पाइपलाइन स्निपेट जनरेटर हमारा जो होता है वो सेक्शन खुल जाता है। यहाँ से हम अपना पाइपलाइन रिलेटेड
सिंटैक्स को जनरेट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक चेकआउट लिखा हुआ मिलता है, तो हम चेकआउट सेलेक्ट कर लेंगे। SCM हमारा गिट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। रिपोजिटरी URL हमारी क्या है, तो रिपोजिटरी URL हमारी जो होने वाली है वो ये पर्टिकुलर रिपोजिटरी होने वाली है। तो इसको कॉपी कर लेंगे। बेसिकली ये वो रिपोजिटरी है जिसपे मैंने अभी कोड को प्लेस किया हुआ है, और जो हमारा tomcat -user context.xml फाइल है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो मैं इन्हीं को यूज़ करते हुए एक्चुअल फाइल से रिप्लेस करूँगा, एंड जो सैम्पल एप्लीकेशन का कोड है वो मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी स्निपेट जनरेटर पे जाएंगे। रिपोजिटरी सेक्शन में ये रिपोजिटरी URL डाल देंगे। ये पब्लिक रिपोजिटरी है इसलिए इसमें क्रेडेंशियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद हमें स्पेसिफाई करना होता है ब्रांच कौन सी है। सो उसी रिपोजिटरी पे हमारी जो ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। सो हम यहाँ पे मास्टर की जगह मेन कर देंगे, एंड देन और कुछ नहीं करना, जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट। तो ये पहले स्टेप का सेक्शन जो मैंने शो किया था स्लाइड्स में, उसका कोड जनरेट हो गया। कुछ नहीं करना, जस्ट कॉपी करना है एंड देन उसके बाद स्टेप्स में पेस्ट कर देना है। तो हमारा पहला स्टेज क्रिएट हो गया, जो हमारा क्या था, चेकआउट स्टेज। अभी इसके बाद हमारा क्या होता है, हम लास्ट के 2 ब्रेसेस को हमेशा छोड़ के चलते हैं, और जितनी भी स्टेजेस होंगी हम यहाँ बीच में प्लेस करेंगे। इन दोनों को हम अवॉइड करेंगे, सब कुछ इसके बीच में डालेंगे, क्योंकि एक ब्रेस हमारा होता है स्टेजेस के लिए, एक ब्रेस हमारा होता है पाइपलाइन के लिए। तो इन दोनों से हमें कुछ भी टच नहीं करना है और हमें कोड इसके बीच में प्लेस करना है। सो अभी हमें नेक्स्ट स्टेज जो फॉर्म करनी होगी वो यहाँ फॉर्म होगी। तो वो स्टेज हमारी होती है मैवन को इंस्टॉल करने के लिए। तो ये स्टेज हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, एंड देन इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो इसके थ्रू हमारा क्या है, ये बेसिकली मैवन टूल को इंस्टॉल करेगा। पहले क्या करेगा, wget जैसे हमने यूज़ किया था JFrog के लिए, वैसे ही उसका टार डाउनलोड करेगा, एंड देन tar-xzvf के थ्रू उसको अनटार कर देगा। सो xzvf का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, z का मतलब होता है gz को हटाना, v का मतलब होता है वर्बोस, एंड f इज़ फोर्सफुली। अभी हम एक चीज़ और करना भूल गए हैं कि अभी हम इसे मास्टर स्लेव में करना चाहते हैं। सो एजेंट अभी एनी है, अगर हम इसे चेंज नहीं करेंगे तो ये सब कुछ मास्टर पे एग्जीक्यूट करेगा। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, इस ब्लॉक को बंद कर देंगे, और यहाँ पे हम लेबल स्पेसिफाई कर देंगे अपनी स्लेव मशीन का। तो जो लेबल हमने वहाँ पे दिया था जब हमने ये मशीन क्रिएट करी थी, सो वो था टेस्ट स्लेव। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, अब ये हमारा जो है जो भी इंस्ट्रक्शन चलेंगे वो इस मशीन पे चलेंगे, मास्टर पे नहीं चलेंगे। ओके, सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई। थर्ड हमें कंपाइल करना है अपने कोड को। तो उसके लिए हमें कंपाइलेशन स्टेज को प्लेस करना होगा यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया कंपाइलेशन स्टेज। इसके केस में हमने क्या किया है, सिंपल हम उस डायरेक्टरी पे बैठ रहे हैं जहाँ पे हमारा कोड आएगा और जहाँ पे हमारी pom.xml फाइल होगी। तो वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, हमारी pom.xml एड्रेस बुक के अंदर यहाँ पे भी है, बट हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, हम मेनली एड्रेस बुक मेन के अंदर वाली pom.xml को यूज़ करेंगे। तो ये पाथ हमारा क्रिएट होगा मशीन पे जाके। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये वाला पाथ डाल दिया है अपनी पाइपलाइन इधर। तो इसके थ्रू हमारा कंपाइलेशन हो जाएगा। हमें सिंपली ये स्टेज कॉपी करनी है और हमें यहाँ पे प्लेस करनी है, और कंपाइल को चेंज कर देना है टेस्ट से, एंड देन फिर से हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, और हम इसको पैकेज कर देंगे। ओके, सो अभी हमारा चेकआउट कोड हो गया, इंस्टॉल मैवन हो गया, कंपाइलेशन हो गया, देन कंपाइल सैम्पल एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने गड़बड़ करी है कि 2 स्टेज के नाम सेम नहीं हो सकते, पाइपलाइन फेल हो जाती है, इसलिए हम इसे चेंज कर देंगे टेस्ट सैम्पल एप्लीकेशन, और इसे चेंज कर देंगे पैकेज सैम्पल एप्लीकेशन से। तो 5 स्टेजेस हमारी बन गई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज हमारी आएगी वो आएगी अपलोड आर्टिफैक्ट्स की स्टेज।
तो अपलोड आर्टिफैक्ट्स के केस में होगा क्या, इसी स्टेज को हम कॉपी कर लेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हमारा आर्टिफैक्ट को जब हम अपलोड करेंगे, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अपलोड JFrog आर्टिफैक्ट, अपलोड JFrog आर्टिफैक्ट कर देते हैं। तो इस केस में हमारा क्या, अब हमारा आर्टिफैक्ट कहाँ पे फॉर्म होगा, तो जैसा मैंने स्लाइड में बताया था, जब हम कंपाइलेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तो हमारा एक फोल्डर फॉर्म होता है टारगेट फोल्डर। तो वो टारगेट फोल्डर हमारा यहाँ फॉर्म होगा, इसलिए हम इसे चेंज कर देते हैं कि हमें टारगेट से उसे पिक करना है एंड देन उसे सेंड करना है। सो अभी हम स्टेप कोई भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टेप्स हमारे पास अभी नहीं है। सो इस डायरेक्टरी से हमें स्टेप्स डालने हैं, तो स्टेप्स लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे JFrog Jenkins JFrog Artifactory Jenkins Declarative Pipeline। सो लुक्स लाइक गूगल पे टाइप कर लेते हैं, यहाँ से सही से आ नहीं रहा है, गूगल पे जाके देन यहाँ पे टाइप करते हैं JFrog Jenkins Declarative Pipeline। सो हमारे इसमें एक सेक्शन आता है डेक्लेरेटिव पाइपलाइन सिंटैक्स, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये JFrog का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे हमारे पास जेनकिंस का डॉक्यूमेंटेशन आया था, सो उस पे से हमें इसमें सिंटैक्स अवेलेबल होंगे, ओके। सो हम यहाँ देख रहे हैं जैसे क्रिएट एन आर्टिफैक्टरी सर्वर इंस्टेंस हमारा आ गया, सिमिलरली अपलोड फाइल एंड डाउनलोड फाइल हमारा आ गया। सो अभी हमें पहला एक चीज़ और करनी पड़ेगी, इसको हम सेव कर देते हैं अपने जॉब को। हमें इसके डैशबोर्ड पे जाके, मैनेज जेनकिंस पे जाके, सिस्टम में जाके हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है JFrog का इंस्टेंस। तो यहाँ JFrog रिलेटेड हमें कुछ दिख रहा है, हाँ JFrog रिलेटेड हमें इसमें कुछ दिख रहा है। सो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड JFrog प्लेटफॉर्म इंस्टेंस कर देंगे। सर्वर आईडी में हम कुछ भी दे सकते हैं, सर्वर -1 जैसे, अगर हम क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते हैं तो वो सजेशन देता है, तो यहाँ सर्वर -1 दिया उसने, तो हम यूज़ कर सकते हैं। JFrog प्लेटफॉर्म URL हमारा जो होगा वो हमारा ये URL होता है, कॉपी कर लेंगे इसको पोर्ट के साथ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करते ही हमें एक इंस्ट्रक्शन देता है कि नॉन HTTP कनेक्शन नॉट अलाउड, उसको अलाउ करने के लिए बाईपास रूल लगाना पड़ेगा, तो हम अलाउ कर देते हैं HTTPS को। अभी यहाँ पे कोई एक ही क्रेडेंशियल आ रहा है, तो हमें पास करना पड़ता है JFrog का क्रेडेंशियल, बट जब हम उसे यहाँ से ऐड करने की कोशिश करते हैं तो वो उसको नहीं करता। तो अभी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में JFrog आर्टिफैक्ट्री का URL भी डाल देते हैं, तो वो URL हमारा आएगा आर्टिफैक्ट्री तक का URL, कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं इसको एंड देन आई थिंक क्रेडेंशियल पीस रह गया है, तो पहले से सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद वापस जब मैनेज जेनकिंस में जाते हैं एंड देन सिस्टम में जाते हैं, अगर हम उसी JFrog के इंस्टेंस पे दोबारा जाते हैं, तो अभी अगर हम ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमें अलाउ करता है क्रेडेंशियल के लिए। ये पता नहीं ऐसा क्यों करता है वापस जाके, बट ऐसा ही करता है। तो अभी हमें उसका क्रेडेंशियल यहाँ पे डालना होगा, तो हम उसका यूज़र नेम डाल देते हैं एंड देन पासवर्ड डाल देते हैं जो हमने चेंज किया था। आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए हमें यहाँ पे आईडी देनी होगी, तो हम डाल देते हैं JFrog कनेक्शन सब स्मॉल में। सो अभी मैं दिखाऊंगा मैं इस आईडी को कहाँ पे यूज़ करूँगा, JFrog कनेक्शन को। एंड अभी इसको क्या करते हैं, एडमिन एक बार और इसके पासवर्ड को दोबारा चेक कर लेते हैं, 3, ओके। तो JFrog कनेक्शन आईडी हो गया, देन ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम क्रेडेंशियल्स में जाके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन सेव कर देते हैं। तो अभी हमारा सिस्टम में इसकी डिक्लेरेशन हो गई है। नेक्स्ट हमें फंक्शन पिकअप करना होता है,
सो फंक्शन में सबसे पहले जो फंक्शन हमें यहाँ दे रखा था हम उसे ही पिकअप कर लेंगे। सो आर टी सर्वर का ये टोटल फंक्शन था, इसे कॉपी कर लेंगे। ओके, एंड अपना जो पाइपलाइन का कोड है उसे यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी। सो अभी ये हमारा कोड आ गया है यहाँ पे। सो इस कोड के अंदर बेसिकली क्या कहता है, यूज़र नेम पासवर्ड या फिर क्रेडेंशियल आईडी को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। सो हम यूज़र नेम पासवर्ड किसी को शो नहीं करना चाहते तो बेसिकली क्या करेंगे, इसे कमेंट कर देंगे और अपनी जो हमने क्रेडेंशियल आईडी क्रिएट करी है उसको यहाँ पे डाल देंगे। सो क्रेडेंशियल आईडी हमारी क्या थी, जे फ्रॉग हाइफन कनेक्शन। ठीक है, तो उससे उसे पिक कर लेगा, हमें यूज़र नेम पासवर्ड स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने जो आईडी दी थी वो हमारी आईडी थी server1 एंड यूआरएल हमारा जो था आर्टिफैक्ट्री तक का, तो वो पूरा यूआरएल हम दे देंगे। आर्टिफैक्ट्री को भी लेना पड़ेगा इसमें। सो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड देन यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। सो ये हमारा आ गया कंप्लीट यूआरएल। इसके बाद हमारा जो पासवर्ड है वो यूज़र नेम हमने वो नहीं डाला, क्रेडेंशियल आईडी को यूज़ किया। बाई पास प्रॉक्सी ट्रू करना है क्योंकि HTTP कनेक्शन है। टाइम आउट को हम एज इट इज़ रखेंगे। सो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन डिक्लेयर हो गया। आई थिंक वी आर डन। इसमें हमें और कुछ नहीं करना। अभी नेक्स्ट क्या है, दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा आर्टिफैक्ट को अपलोड करने के लिए। सो अपलोड करने का जो फंक्शन है ये डाउनलोड का है, ये अपलोड का फंक्शन है। तो हम अपलोड को कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम इस ब्रैकेट के बाद उसको डाल देंगे। ओके, सो अपलोड के केस में भी यहाँ आर्टिफैक्ट्री हमें हटाना पड़ेगा, server1 हमारा है। ओके, एंड फाइल्स में पैटर्न में उसने ऐसे ऐसे करके जिप दिया है, तो हमारा जो फाइल होगा वो हम फाइल का नाम दे देंगे। ओके, एंड टारगेट हमारा जो होगा वो हमारा क्या होगा, सो टारगेट हमारा होगा रेपोजिटरी जो हमारी होगी, जो लिप स्नैपशॉट लोकल थी। सो हम उसको अपनी ये टेस्टेड पाइपलाइन से उठा सकते हैं। ये पाइपलाइन मैंने टेस्ट की थी, दिस वाज वर्किंग। सो पैटर्न में हमारा चला गया फाइल का नाम, टारगेट में हमारा चला जाएगा जहाँ पे हमें वो फाइल अपलोड करनी है। सो सिंपल है। तो यहाँ पे हमने लिप स्नैपशॉट लोकल दे दिया, जो हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लिप्स हाइफन स्नैपशॉट हाइफन लोकल, जहाँ पे हमें वो फाइल भेजनी है। उसके बाद नीचे जो थे कुछ ऑप्शनल हमें दे रखे हैं कि बिल्ड नेम ये होना चाहिए, बिल्ड नंबर ये होना चाहिए। सो हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ना हमने प्रोजेक्ट की जनरेट की। तो बेटर है इसको भी हमने कमेंट आउट कर दिया, इसे भी कमेंट आउट कर दिया, इसे भी कमेंट आउट कर दिया। अब जब सभी कमेंट आउट है तो बेटर है कि इन सबको रिमूव ही कर देते हैं। ठीक है, सो RT अपलोड भी हमारा जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब RT अपलोड हमारा कंप्लीट हो गया, सो हमारा अपलोड जेफ्रॉग आर्टिफैक्ट कंप्लीट हो गया फंक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाउनलोड आर्टिफैक्ट फंक्शन को प्लेस कर सकते हैं, तो उसका स्टेज हमें बनाना पड़ेगा। सो वो हम वर्किंग कोड से ही ले लेते हैं कि हमें क्या करना होगा, एक स्टेज ऐड करना है डाउनलोड करने के लिए। तो हम इतना ही पिकअप करते हैं, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि बाकी फंक्शन हम डॉक्यूमेंटेशन से लेंगे। सो लास्ट के दो ब्रेसेस को छोड़ते हुए हमने इसे प्लेस किया, एंड इसे प्लेस करने के बाद इस वाले ब्रेस को भी हमें यहाँ पे बंद करना होगा। सो हमने बंद कर दिया। अभी जो कोड आएगा वो इसके बीच में आएगा, dir सेक्शन के। ठीक है, सो इसमें क्या करते हैं, अभी हम देखते हैं कि डाउनलोड का कोड क्या है। सो डाउनलोड का जो कोड है वो ये कोड है। सो हम इस फंक्शन को कॉपी कर लेंगे एंड अपनी पाइपलाइन पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी जब डाउनलोड हमारा आ गया है तो इसको हमें पहले सर्वर
1 देना पड़ेगा। एंड देन फाइल्स में कि हमारा क्या पैटर्न होगा, सो उसको हम टेम्प पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं और वो आएगी हमारी कहाँ से, और टारगेट हमारा क्या होगा। तो टारगेट हम ब्लैंक कर देते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी टेम्प पे बैठ के इसको एग्जीक्यूट करेंगे। पैटर्न में फाइल कहाँ होगी, तो स्नैपशॉट जो हमारा डायरेक्टरी था उससे हम उसको लेंगे। तो वो डायरेक्टरी हमारी क्या थी, लिप्स स्नैपशॉट लोकल, वहाँ से हम इसको पिक करेंगे और इसको हम ओरिजिनल वाले पाथ को हटा देंगे। सो हमें वो जो डाउनलोड करना है इस पाथ से करना है। कहाँ टारगेट होगा, /tmp पे। वो हमने जनरेट कर दिया, नीचे का सारा सेक्शन फिर से हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सो हम इसे हटा सकते हैं। ओके, सो ये हमारा हो गया। अभी हमारे 2 ब्रेसेस जो हमें छोड़ने होते थे वो 2 ब्रेसेस हमारे ये रह गए हैं। सो नेक्स्ट स्टेज हम जो बनाएंगे वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट 3 स्टेजेस हमारी आने वाली हैं। एक स्टेज तो हमारी होगी, क्या कहते हैं, टॉमकैट इंस्टॉलेशन की स्टेज। तो प्री रिक्विजिट आएगा, टॉमकैट इंस्टॉलेशन आएगा और हमारा डिप्लॉयमेंट टू टॉमकैट सर्वर आएगा। तो सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे। ये मैं पूरा का पूरा कोड मैंने एज अ जेनकिंस फाइल यहाँ डाला हुआ है। आई कैन शो यू, जो मैंने नेक्सस के लिए बनाया था उसको मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। बट अगर आप लोगों को इस पूरे का पूरा फाइल एज इट इज़ चाहिए तो मैं जेनकिंस फाइल हाइफन JFrog करके यहीं पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इस पूरे कोड को पिक कर सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, हमारा जो कोड था उस कोड को इन 2 ब्रेसेस से पहले पेस्ट कर देते हैं। तो टॉमकैट प्रीरिक्विजिट इंस्टॉलेशन अपाचे टॉमकैट सर्वर एंड देन डिप्लॉयमेंट सिंपल एप्लीकेशन टू टॉमकैट सर्वर। तो अभी इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं, बेटर है कंट्रोल A से कर लें। एंड हम जाएंगे अपने पाइपलाइन के कोड पे जो टेस्ट था कॉन्फ़िगर पे, और हम क्या करेंगे, ओल्ड कोड को रिमूव कर देंगे, न्यू कोड को पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हमें कोई क्रॉस मार्क नहीं दिख रहा, इसको सेव कर देंगे। एक क्रॉस मार्क आया था, इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। अगर मैं कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ, यहाँ पे कोई क्रॉस मार्क दिखा था, ठीक है। अभी एक सेटिंग हमें और करनी पड़ती है कि जो हमारे टेस्ट न्यू मशीन है इस पे हमें जेनकिंस को नो पास WD एंट्री को इनेबल करने के लिए हमें उसकी सूडोर्स में एंट्री करनी पड़ती है, क्योंकि वो जब प्री रिक्विजिट चेक करता है हमारे टॉमकैट के लिए, सो उसको जेनकिंस यूज़र के थ्रू करना चाहता है, बट जेनकिंस अभी हमारा जो है पासवर्ड की रिक्वायरमेंट मांगेगा, इसलिए हमें नो पास WD एंट्री एज अ जेनकिंस यूज़र करनी पड़ेगी सूडोर्स फाइल। सो हमें ये एंट्री करनी होती है, जेनकिंस ऑल इक्वल्स टू ऑल इन ब्रेसेस देन नो पास WD कोलन ऑल, एंड देन सेव कर देंगे इसे। ओके, सो लुक्स लाइक वी आर डन। पोर्ट ओपन हो गए हैं हमारे, कोड हमारे पास रेडी हो गया है। एंड अभी इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो हमें सिंपली बिल्ड नाउ पे क्लिक करना होता है, चेक करते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम है हमारे कोड में। console output, okay, it is saying multiple compilation startup failed 108 लाइन पे। 108 लाइन। सो अभी हम जाएंगे कॉन्फ़िगर पे, वन जीरो एट। ओके, तो ये यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज, फाइन।
लेट्स चेक हियर, स्टेज डिप्लॉय से मैंने कॉपी किया था, टिल हियर steps and then stage. Looks good. This one is for this two. There is still a problem. Let me copy it from working code. Configure. कि यहाँ पे हमें IP चेंज करना होगा, कोड एग्जैक्टली सेम है, सो मुझे जस्ट ये IP चेंज करना होगा, सो IP मुझे चेक करना पड़ेगा, what is there in new one, so IP is this one. Rest all things are same, so let me change this value. Okay, if I'll save it and if I build now, so yes, it is working. So I'll share this code because it is exactly same, but might be some braces up and down is there, that's why that code was not working. So it is now doing checking out, and इसके बाद अभी ये Maven build tool को इंस्टॉल कर रहा है, so सेकेंड स्टेज जो था वो एग्जीक्यूट हो रहा है. ओके, सो ये स्टेप थोड़ा सा टाइम लेता है, एंड जब ये Maven को इंस्टॉल कर देगा उसके बाद फर्दर ये कंपाइलेशन ऑफ कोड पे जाएगा. चेक करते हैं. Okay, so checkout is done. This is running on test slave. Okay. So वो स्टेप थोड़ा कई बार टाइम ले लेता है. अभी हम देखते हैं कि इंस्टॉल Maven build tool को, शायद कुछ कनेक्शन में टाइम लग रहा था इसको Maven से कनेक्ट करने में. वो सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है इसने, एंड देन इसके बाद ये कंपाइलेशन कर रहा है इसको, सोर्स कोड को. अगर हम कंपाइलेशन के इसमें जाते हैं तो ये यहाँ पे कुछ डाउनलोड करता है रेपो Maven से. ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर रहा है Maven से रिलेटेड जो भी कंपाइलेशन को चाहिए होती है, एंड जब कंपाइलेशन रिलेटेड डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी ये सोर्स को कंपाइल करेगा और बिल्ड का रिजल्ट देगा कि बिल्ड सक्सेस है या नहीं. जब वो बिल्ड सक्सेसफुल हो जाएगा तब ये नेक्स्ट स्टेज पे मूव करेगा जो इसकी टेस्टिंग की स्टेज है. अभी ये कंपाइलेशन स्टेज को ही परफॉर्म कर रहा है एंड डाउनलोड कर रहा है डिपेंडेंसीज रिलेटेड टू दैट. लुक्स लाइक सारे डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो गए, बिल्ड सक्सेस आ गया है यहाँ पे. अभी ये टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग रिलेटेड जो भी प्लगइन्स होंगे ये उनको डाउनलोड करेगा. इन टेस्ट बिल्ड सक्सेस हो गया है, 0 फेलियर्स हैं. एंड अभी ये क्या कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है सैम्पल एप्लीकेशन की. टेस्ट दोबारा परफॉर्म करता है. उन टेस्ट पे कोई एरर नहीं आया था. अभी इसने पैकेजिंग कर दी है और एड्रेस बुक डॉट वॉर को जनरेट कर दिया है बिल्ड सक्सेस के साथ. अभी ये क्या कर रहा है, आर्टिफैक्ट को डिप्लॉय कर रहा है. आर्टिफैक्ट डिप्लॉय एंड डाउनलोड हो गया है. अभी ये टॉमकैट रिलेटेड प्री रिक्विजिट को डाल रहा है उस पर. हम पाइपलाइन से भी चेक कर सकते हैं कि इसने पैकेजिंग कर दिया है, JFrog आर्टिफैक्ट अपलोड कर दिया है, डाउनलोड कर दिया है JFrog आर्टिफैक्ट्स को, एंड देन टॉमकैट प्री रिक्विजिट इंस्टॉलेशन इन प्रोग्रेस है. उसके बाद ये टॉमकैट को इंस्टॉल करेगा एंड देन उसके बाद ये टॉमकैट पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देगा.
सो वेट करते हैं। Tomcat prerequisite is done. Installing Apache Tomcat server is in progress now. सो इसके बाद इसने डिप्लॉयमेंट को भी कंप्लीट कर दिया। सो ये सारा का सारा पाइपलाइन हमारा जो था ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हम चेक करते हैं कि आर्टिफैक्ट्री पे आर्टिफैक्ट्स आ गए हैं। सो अगर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं और इसको वापस जो हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाला था उससे लॉगिन करते हैं, सो अभी हमारा लिव स्नैपशॉट लोकल पे हमारा आर्टिफैक्ट आ गया है। एंड इस पे हमें डाउनलोड का भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो इससे हम क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारे के सारी चीज़ें हमें यहाँ पे विजिबल हैं, परमिशंस, प्रॉपर्टीज़ जो भी होती हैं वो सब। सो इस तरह से हमने अपने आर्टिफैक्ट को अपलोड कर दिया। अभी देखते हैं कि क्या हमारा आर्टिफैक्ट /tmp पे डाउनलोड भी हुआ है। सो इसको हम, हाँ, हमारा आर्टिफैक्ट डाउनलोड भी हो गया है। अभी लास्ट थिंग जो चेक करनी बची है वो अपनी एप्लीकेशन को टॉमकैट पे देखना है कि क्या वो चल रही है या नहीं। सो वो किस पे आएगी, इसी मशीन के आईपी को कॉपी करके उसे हमें 8082 पोर्ट पे चेक करना होगा। सो टॉमकैट भी इंस्टॉल हो गया है। मैनेजर ऐप पे उन्हीं क्रेडेंशियल से लॉगिन करेंगे। जो हमने tomcat-users.xml फाइल में डाला है, और यस हम इसका कंसोल एक्सेस कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन यहाँ पहुँच गई है और ये हमारा एप्लीकेशन बेसिकली एक एड्रेस बुक करके एप्लीकेशन है। न्यू कॉन्टेक्स्ट पे क्लिक करके हम कोई भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर सकते हैं एंड कोई भी नंबर दे देते हैं। यहाँ कोई चेकिंग तो है नहीं, कोई भी हम ईमेल भी दे सकते हैं एंड यहाँ से बर्थ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन क्लिक कर सकते हैं सेव। तो ये एंट्री हमारी टॉप पे शो हो जाती है और अगर हम इसी एंट्री पे क्लिक करते हैं तो वापस ये खुल जाता है। अगर यहाँ पे हम कोई भी मॉडिफिकेशन करके सेव करते हैं तो वो मॉडिफिकेशन यहाँ पे सेव हो जाता है। सो ये बेसिकली एप्लीकेशन थी, जो एक सैम्पल एप्लीकेशन पिक करी थी जिससे हम एंड टू एंड देख सकें कि CI/CD पाइपलाइन कैसे बनती है। सो पूरा का पूरा पाइपलाइन क्रिएट कैसे करते हैं। समहाउ कुछ प्रॉब्लम थी, कोई ब्रेसेस या कुछ, बिकॉज पाइपलाइन बहुत लंबी थी। सो समहाउ कोई ब्रेसेस मिस हो गया था या एक्स्ट्रा लग गया था। सो उसको ट्रबल शूट करने में थोड़ा टाइम जाता, इसलिए मैंने वर्किंग कोड पहले ही यूज़ किया था जो उसको यहाँ पे रख रखा था, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। सो ये सेम कोड है एग्जैक्टली जो मैंने पहले भी जनरेट किया था, जस्ट जो नया आईपी जनरेट होता है वो आईपी हमें चेंज करना होता है। सो मैं कंप्लीट कोड जो है इसको अपने आर्ट जो हमारा रिपोजिटरी है उस पर डाल दूँगा, ताकि आप लोग वहाँ से लेके इसको चेक कर सकते हो। सो गाइस आज का वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, बट हाँ एक और चीज़ थी जो मुझे बतानी थी इसमें, कि यूजली मैंने JFrog रिलेटेड सेक्शन यहाँ से जनरेट क्यों नहीं किया, फंक्शंस को क्यों यूज़ किया। सो उसके पीछे रीज़न था कि यहाँ पे जब भी मैं JFrog रिलेटेड कुछ डाल रहा था, इट्स JF कमांड, जब भी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ सो यहाँ पे मुझे लिखा आता था कि द स्टेप हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एनी विजुअल कॉन्फ़िगरेशन। सो कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा था जैसे हमने चेकआउट में किया था। सिमिलरली JFrog रिलेटेड और भी कुछ आता है शायद, JFrog इंस्टेंस ऑल्सो, तो इस पर भी जब हम क्लिक करते हैं सो दिस स्टेप हैज़ नॉट येट डिफाइंड एनी विजुअल कॉन्फ़िगरेशन। इसीलिए हमने सिस्टम में मैनुअली कॉन्फ़िगर किया था सिस्टम टैब में जाके, क्योंकि यहाँ से कुछ भी जनरेट नहीं होता और इसीलिए मुझे इसके डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र करना पड़ा था। उसको यूज़ करके मैंने इसके आर्टिफैक्ट को अपलोड किया। सो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ गई होंगी एंड मैं इसके इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और पाइपलाइन का कोड पाइपलाइन का कोड रेपोजिटरी पे शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से पिक्स कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो में।